मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। साल 2025 देश की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से एक निर्णायक साल, और इस साल के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह साल सिर्फ वादों का नहीं, फैसलों और एक्शन वाला साल बना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार का सबसे बड़ा और सबसे सख्त फैसला आया, और वो है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम, जहां हर सुबह बर्फ से ढकी वादियां मुस्कुराती हैं, हवा में सुकून घुला रहता है, वहां खामोशी को गोलियों ने तोड़ दिया। अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष लोगों पर आतंकी हमले से पल भर में खुशियां मातम में बदल गईं। जो धंधा है वो चौपट हो गया। हम इसी के सारे जीते थे। टूरिस्ट डरे हुए थे, टूरिस्ट काफी परेशान थे। कई परिवारों के सपने धरती पर बिखर गए। जिस वक्त ये सब हुआ, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वे बीच में ही वापस देश लौटे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कई सीनियर अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की, जिसमें सीमांत सुरक्षा स्थिति, आतंकियों से निपटने की रणनीति और अगले कदमों पर चर्चा हुई। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अप्रैल के पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने
कई संवेदनशील राज्यों में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एहतियाती सुरक्षा उपायों के तहत सीमावर्ती जिलों में रात के समय ब्लैकआउट किया गया। महत्वपूर्ण सैन्य और एयरबेस क्षेत्रों में लाइट डिसिप्लिन लागू हुआ। सिविल डिफेंस, स्थानीय प्रशासन और आपात सेवाओं को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। ये कदम इसलिए उठाए गए ताकि किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई या हवाई खतरे से नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। 2025 मोदी सरकार के लिए एक निर्णायक, आक्रामक और स्पष्ट दिशा वाला साल रहा, जहां फैसले सख्त थे, संदेश साफ था और फोकस सिर्फ एक, देश की सुरक्षा और देश का भविष्य। साल 2025 सिर्फ सुरक्षा का साल नहीं रहा, बल्कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसलों का भी बना। एक्सप्रेसवे, रेलवे प्रोजेक्ट्स, सीमावर्ती इलाकों में डेवलपमेंट से सरकार ने साफ किया कि विकास भी चलेगा और सुरक्षा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में सीमावर्ती इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीमा की चौकसी हो या फिर सैन्य तैयारियों की समीक्षा, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ रहा, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इन दौरों ने न सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि दुनिया को भी भारत की रणनीतिक ताकत का एहसास कराया। बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आदमपुर एयरफोर्स बेस का दौरा 13 मई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनकी वीरता को सलाम किया। यह दौरा भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद हुआ, जब तनाव के बीच सीज फायर स्थापित हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया, साथ ही सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरे के जरिए यह संदेश साफ हो गया कि एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित और ऑपरेशनल है, वो भी तब जब पाकिस्तान कई तरह के झूठे दावे कर रहा था। पीएम का मणिपुर दौरा 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने मणिपुर के उस इलाके में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जहां लंबे समय से तनाव रहा है। यह यात्रा राजनीतिक सुरक्षा समायोजन का प्रतीक मानी गई। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में 1200 करोड़ से ज्यादा के बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही चुराचंदपुर के पीस ग्राउंड में 7300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की नींव रखी। – 2025 में विकास की रफ्तार। 6 जून 2025 जम्मू और कश्मीर। साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और उद्घाटन किया, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज शामिल है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर की है और यह जम्मू श्रीनगर घाटी को रेल से भारत के मुख्य नेटवर्क से जोड़ता है। इसी तरह मोदी ने समुद्र से समृद्धि तक कार्यक्रम में 34,200 करोड़ से ज्यादा के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। ભાવનગરના ભાઈઓ મને માફ કરજો, મારે હિન્દીમાં એટલા માટે બોલવું પડે છે કે દેશભરના લોકો આમાં જોડાયેલા છે। इसके अलावा भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट,
कर्तव्य भवन का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा और जल संसाधन प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट समेत कई ग्रिड सब स्टेशन, सोलर ग्रीन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और जल संसाधन परियोजनाओं की नींव रखी। वैश्विक स्तर पर भी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्टिव डिप्लोमेटिक ईयर रहा। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड दुनिया के सामने मजबूती से रखा गया। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाया गया। संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, नेतृत्व करता है। Prime Minister Modi is the boss. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। इस साल पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा विदेशी दौरे किए, जिनमें 23 देशों की यात्राएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग 42 दिन बाहर बिताए। मोदी के ये दौरे व्यापार, निवेश, सुरक्षा और कूटनीति पर केंद्रित हैं। ओमान दौरा, सम्मान और समझौते। ये ओमान का प्रमुख विदेशी नागरिक सम्मान है और भारत ओमान के रणनीतिक रिश्तों में एक नई ऊंचाई को दर्शाता है। दौरे के दौरान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, जो व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन और आसपास के देशों की यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा न केवल कूटनीतिक था, बल्कि इसने भारत की ग्लोबल लीडरशिप को एक नई ऊंचाई दी है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़कर किया गया। खुद क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने पीएम मोदी की कार ड्राइव की, जो एक दुर्लभ और सर्वोच्च सम्मान है। इस दौरे में सिर्फ हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि भविष्य की बुनियाद रखी गई। G20 समिट की बात करें तो मोदी ने विश्व अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और वैश्विक सुरक्षा पर भारत की आवाज को मजबूती से रखा। IBSA लीडर्स समिट में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग और कूटनीति को बढ़ावा मिला। SCO शिखर सम्मेलन में मोदी की मौजूदगी से नया संदेश गया। भारत, रूस, चीन के मंत्रियों के बीच बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर संवाद और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संदेश रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी की बड़े वैश्विक नेताओं से 1-to-1 मीटिंग्स की बात करें तो पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में शी जिनपिंग से SCO शिखर सम्मेलन से पहले और इसके दौरान मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि साझेदार हैं। दोनों नेताओं के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने, आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग पर जोर दिया गया। जिनपिंग को भारत ने ब्रिक्स 2026 के लिए इनवाइट भी किया। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की और हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने लगभग 20 से ज्यादा देशों के नेताओं से SCO शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की, जिसमें आतंकवाद, आतंक के खिलाफ साझा रणनीति, वैश्विक व्यापार और विकास जैसे मुद्दों पर विचार हुआ। 2025 में भारत ने अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के साथ संतुलित कूटनीति को प्राथमिकता दी। वॉशिंगटन में अमेरिकी नेतृत्व से उच्च स्तरीय बातचीत और रणनीतिक चर्चाएं हुई। यूरोप और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया। Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India
He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. पीएम मोदी ने 13 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ आधिकारिक बैठक की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की। संयुक्त बयान और रणनीतिक समझौतों पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए। मोदी ट्रंप की बातचीत का लक्ष्य दोनों देशों के लंबे समय से चल रहे रणनीतिक रिश्ते को और सुदृढ़ करना था, खासकर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में। बैठक के दौरान टैरिफ, व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर 2025 ने दिखाया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान, साझेदारी और नेतृत्व तीनों को आगे बढ़ाया है। रोजगार से लेकर रक्षा तक, एआई से लेकर सेमीकंडक्टर तक और ऊर्जा से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ऐसे फैसले और ऐसी घोषणाएं की जिनका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि 2047 के भारत तक दिखेगा। आइए जानते हैं 2025 में मोदी सरकार की वो बड़ी घोषणाएं जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों ही तय कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को कौशल के साथ नौकरी से जोड़ना है। इस योजना के तहत सरकार स्किल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। एमएसएमई और उद्योगों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को औपचारिक रोजगार मिल सके। योजना का फोकस युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए पीएम युवा 3.0 की घोषणा की है, जिसका मकसद देश में स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप फंडिंग, मेंटरशिप और बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा। खास बात यह है कि पीएम युवा 3.0 का फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों पर रहेगा ताकि छोटे शहरों के युवा भी उद्यमिता के जरिए आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का लक्ष्य है कि युवा इनोवेशन के दम पर भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाया जाए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। इस मिशन के तहत स्वदेशी युद्ध तकनीकों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। जेट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर रहेगा ताकि विदेशी निर्भरता खत्म हो सके। इसके साथ ही एआई आधारित डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियारों को सेना में शामिल कर भारत की सुरक्षा क्षमता को नई ताकत देने की तैयारी है। सरकार ने टैक्स सुधारों की अगली कड़ी के रूप में जीएसटी 2.0 की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को और ज्यादा सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। जीएसटी 2.0 के तहत एमएसएमई और व्यापारियों के लिए कंप्लायंस आसान होगा, जबकि फेक इनवॉइस और टैक्स लीकेज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे कारोबार सुगम होगा और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो। सरकार ने भारत को ग्लोबल टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर में बड़ा फोकस तय किया है। एआई, 6G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डीप
सी एक्सप्लोरेशन को प्राथमिकता दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भारत वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका निभाए और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परमाणु ऊर्जा विस्तार की बड़ी योजना बनाई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का कहना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और देश की ऊर्जा जरूरतें लंबे समय तक पूरी होंगी। दिसंबर 2025 में संसद से पारित शांति बिल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। ये बिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि शांति बिल से टेक्नोलॉजी विकास के साथ पर्यावरण संतुलन और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 दिसंबर 2025 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए की घोषणा की गई। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। सरकार का दावा है कि एफटीए से कृषि, डेयरी, टेक और सर्विस सेक्टर को खास फायदा होगा और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहुंच मिलेगी। साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं रहा। यह साल निर्णय, दृढ़ता और दिशा का प्रतीक बना। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वैश्विक मंच पर मजबूत कूटनीति तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की रफ्तार तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने यह साफ कर दिया कि नया भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, जरूरत पड़े तो सख्ती से जवाब देता है और साथ ही भविष्य की नींव भी मजबूत करता है।